नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लासों में बीएससी पार्ट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण पढ़ चुके थे। आज हम चार टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 टर्मिनल नेटवर्क, और 2 पोर्ट नेटवर्क, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नाम से ही डिनोट हो रहा है चार टर्मिनल जाल। इसका मतलब ऐसा जाल है जिसमें कितने टर्मिनल है? 4 टर्मिनल है। या द्वारक कितने हैं? 2 द्वारक हैं। जाल के बारे में आपको प्रारंभ में पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाल, जटिल परिपथ को जाल कहा जाता है। इस प्रकार का एक परिपथ है जिसमें n विभिन्न प्रकार की प्रतिबाधाएं लगी हुई है। विभिन्न प्रकार की प्रतिबाधाएं, ये ऐसी प्रतिबाधाएं हैं जो सरल रेखीय होती है, जिनके अभिलाक्षणिक वक्र सरल रेखीय होते हैं, जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, ट्रांसफार्मर इत्यादि। इस जाल में 2 टर्मिनल निवेश में, जिनको निवेशी टर्मिनल कहा जाता है, और 2 टर्मिनल निर्गम में, जिनको निर्गम टर्मिनल कहा जाता है। तो निवेश के टर्मिनल हैं और 2 निर्गम टर्मिनल के हैं। कुल मिला के 4 टर्मिनल है, इसलिए इन्हें 4 टर्मिनल जाल कहा जाता है। या इस पूरे को, निवेशी टर्मिनल को 1 को एक पोर्ट कहा जाता है। क्या ये? PORT, पोर्ट एक पोर्ट है, और ये निर्गम टर्मिनल दूसरा पोर्ट है। इसका मतलब इसमें कितने पोर्ट है? 2 पोर्ट है, इसलिए इसका नाम पड़ा है द्विद्वारक जाल। अर्थात ऐसा जाल जिसके 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल जाल कहलाता है। वह जाल जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल जाल कहलाता है। या इसको द्विद्वारक जाल कहा जाता है। ये जो कैपिटल N है, ये विभिन्न प्रकार की प्रतिबाधाएं हैं। तो इसमें ये जो प्रतिबाधाएं N, ये कैसी प्रतिबाधाएं? सरल रेखीय। तो ध्यान रखना, N क्या है? सरल रेखीय प्रतिबाधाएं, सरल रेखीय प्रतिबाधाएं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में इसका काफी क्वेश्चन आता है, और ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट भी अपने को, परिपथ हल करने के लिए। 4 टर्मिनल नेटवर्क, तो ऐसा परिपथ, ऐसा जाल जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं या 2 द्वार होते हैं, उसे 4 टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल कहा जाता है। इस 4 टर्मिनल जाल के प्राचाल होते हैं, पैरामीटर, 4 टर्मिनल पैरामीटर
चार टर्मिनल जाल के कुछ प्राचाल होते हैं, वो प्राचाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मुख्यतः तीन प्राचाल होते हैं। फर्स्ट प्राचाल है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल। इसको जेड प्राचाल भी कहा जाता है। जेड प्राचाल, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। ओपन सर्किट है, नाम से डिनोट हो रहा है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल। दूसरा जो प्राचाल है वो दूसरा है लघुपथित प्रवेश्यता प्राचाल, या इसका दूसरा नाम है शॉर्ट नाम वाई प्राचाल, या इसको बोलते हैं वाई प्राचाल। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर कहलाता है ये। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। और तीसरा जो प्राचाल है वो है संकर प्राचाल, या इसका नाम है एच प्राचाल। स्मॉल एच से डिनोट करते हैं इसको, एच प्राचाल। हाइब्रिड पैरामीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एच प्राचाल, ये बहुत काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के परिपथों को, ट्रांजिस्टर परिपथों को हल करने के लिए इस एच प्राचाल का उपयोग किया जाता है। ये कैसा प्राचाल है? एच प्राचाल या संकर प्राचाल। नाम से डिनोट हो रहा है। सबसे पहला है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल। इसमें परिपथ की प्रतिबाधाएं कब प्राप्त होती है? जब परिपथ कैसा हो? खुला हो, अर्थात ये टर्मिनल खुले हों। और लघुपथित प्रवेश्यता प्राचाल या वाई प्राचाल है, इसमें नाम से डिनोट हो रहा है लघुपथित शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, अर्थात ये प्रवेश्यताएं तब मिलेगी जब ये टर्मिनल लघुपथित होंगे। और तीसरा है संकर प्राचाल, जेड प्राचाल और वाई प्राचाल का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? एच प्राचाल या संकर प्राचाल कहलाता है। तो इस प्रकार से चार टर्मिनल जाल के तीन प्राचाल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों प्राचाल। जेड प्राचाल या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल, वाई प्राचाल या लघुपथित प्रवेश्यता प्राचाल, और तीसरा है एच प्राचाल या संकर प्राचाल। तो आज हम बात करेंगे खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल के बारे में। तीनों अपन एक एक पढ़ेंगे। तो देखना, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहला देख रहे हैं अपन, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल। या जेड प्राचाल। ओपन सर्किट इम्पीडेंस
पैरामीटर। इस प्रकार का ये 4 टर्मिनल जाल है। इस 4 टर्मिनल जाल में मैंने आपको बताया 2 निवेशी टर्मिनल हैं और 2 निर्गम टर्मिनल हैं। 1 को निवेशी टर्मिनल और 2 को निर्गम टर्मिनल कहा जाता है। क्या देखना, ये एक 4 टर्मिनल जाल है जिसमें n विभिन्न रेखिक प्रतिबाधाएं हैं और 2 निवेशी टर्मिनल हैं और 2 ही निर्गम टर्मिनल है। ये निवेशी टर्मिनल है और ये निर्गम टर्मिनल। निवेशी टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता मान लिया V1 है और प्रवाहित धारा क्या मान ली अपन ने, I1 है। ऐसे ही निर्गम टर्मिनलों के मध्य की वोल्टता है V2 और इनके मध्य प्रवाहित धारा क्या है, I2 है। तो माना कि 4 टर्मिनल जाल में निवेशी वोल्टता V1 व निवेशी धारा I1 तथा निर्गम वोल्टता V2 व निर्गम धारा I2 है। निवेशी वोल्टता है V1 और निर्गम वोल्टता है V2। निवेशी धारा I1 और निर्गम धारा है I2। ये इस 4 टर्मिनल जाल की वोल्टता और धारा है। जेड प्राचाल में निवेशी धारा I1 तथा निर्गम धारा I2 को स्वतंत्र चर राशि माना जाता है। तो निवेशी वोल्टता V1 और निर्गम वोल्टता V2 प्रतंत्र चर राशियां हो गई है। इसका मतलब है, अर्थात वोल्टता V1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 I2। वोल्टता V1 किस पर डिपेंड करेगी, निवेशी धारा और निर्गम धारा पर निर्भर करती है। इसी प्रकार निर्गम वोल्टता फंक्शन ऑफ I1 I2। तो ये 2 समीकरण अपने को प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। जेड प्राचाल में धारा I1 निवेशी धारा है, निवेशी टर्मिनलों में प्रवाहित होने वाली धारा है, और I2 है वो निर्गम टर्मिनलों से प्रवाहित होने वाली धारा है। इसका मतलब निवेशी धारा I1 और निर्गम धारा I2 कैसी राशि हैं, स्वतंत्र चर राशियां हैं। इसका मतलब है जो वोल्टता V1 है वो किस पर डिपेंड करेगी, I1 और I2 पर, और वोल्टता V2 है वो किस पर डिपेंड करेगी, I1 और I2 पर। इसका मतलब है V1 फंक्शन है I1 I2 का और V2 फंक्शन है I1 I2 का। तो देखोगे आप लोगों का पढ़ा हुआ है BSc पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स के सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक ही आपको पढ़ा रखा है आंशिक अवकलज और पूर्ण अवकलज। तो अपन समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का पूर्ण अवकलज लेने ये हो जाएगा dV1 इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2 dI2 तथा dV2 इक्वल टू डेल V2 अपॉन डेल I1 dI1
प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 dI2। ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, जो n है वो कैसी प्रतिबाधाएं हैं, रेखिक अवयव है, ये रेखिक प्रतिबाधाएं हैं, अर्थात इनके वोल्ट एम्पियर संबंध कैसे होते हैं, रेखिक होते हैं। तो यदि ये रेखिक है तो अपन बात करें, देखो यदि वोल्टता V1 और वोल्टता V2, धारा I1 और धारा I2 आंशिक मान है, तो V1 और I1 के मध्य, V2 और I2 के मध्य, या मैं कहूं वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ कैसे मिलते हैं, सरल रेखा प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रतिबाधाएं कैसी हैं, सरल रेखीय प्रतिबाधाएं हैं। इसका मतलब है कि इन आंशिक मानों के लिए भी, वोल्टता और धारा के आंशिक मानों के लिए भी आरेख कैसे प्राप्त होंगे, सरल रेखीय प्राप्त होंगे। तो जब तो देखेंगे वोल्टता तथा धारा के मध्य आरेख सरल रेखीय होते हैं, अतः इनके किनके, वोल्टता और धारा के आंशिक मानों के लिए भी आरेख सरल रेखीय, वोल्ट एम्पियर आरेख सरल रेखीय होंगे या होते हैं। तो जब ये आरेख सरल रेखीय है तो समीकरण 3 में dV1 को V1 लिखा जा सकता है, I1 को dI1 को I1 लिखा जा सकता है। तो देखोगे, अतः समीकरण 3 व 4 क्या हो जाएगा आपके पास में, कैपिटल V1 बराबर V1 अपॉन I1, और इसको मैं लिख रहा हूं I1 प्लस V1 अपॉन I2 V2 बराबर V2 अपॉन I1 प्लस V2 अपॉन I2 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। V1 अपॉन I1 को क्या लिख लिया अपन ने, Z11, V1 अपॉन I2 को क्या लिख दिया, Z12, V2 अपॉन I1 को Z21 और V2 अपॉन I2 को Z22 लिख दिया। इसको समीकरण नंबर लिख रहा हूं मैं 5 और इसको 6 समीकरण नंबर दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान देना। या मैं इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, V1 बराबर V1 अपॉन I1, इसको मैं लिख रहा हूं ZI, कुछ संकेत है ये, I का मतलब होता है इनपुट I1 प्लस V1 अपॉन I2 VR I2, V2 बराबर ZF I1 प्लस VO I2, समीकरण नंबर दे रहा हूं इन दोनों को मिला के 7। यहां देखना, I का मतलब है इनपुट, R का मतलब है रिवर्स, F का मतलब है फॉरवर्ड और O का मतलब है आउटपुट। अभी इनके बारे में मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो समीकरण 5 और 6 V1 और V2 को इस 5 और 6 के रूप में भी लिखा जा सकता है और समीकरण नंबर 7 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो अब देखेंगे अपन समीकरण 5 व 6 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में V1 V2 बराबर Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2। तो ये समीकरण नंबर 8 हो गया है।
तो अब बात करें अपन, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है Z11, Z12, Z21, Z22। ये Z11 जिसको अपन ZI भी लिख सकते हैं, और इस ZI का मान आपको पता है क्या है, V1/I1 है। इसी प्रकार आपके पास में है Z12, Z12 को क्या लिख सकते हैं अपन, ZR, और ZR का मान क्या है आपके पास में, V1/I2। इसी प्रकार Z21 को अपन ZF लिख सकते हैं, और ZF का मान क्या आपके पास में है, V2/I1, तथा आपके पास में है Z22 को ZO लिखा जा सकता है, और ZO का मान क्या आपके पास में, V2/I2। तो देखना समीकरण 5 व 6 में Z11, Z12, Z21 तथा Z22 चार टर्मिनल जाल के Z प्राचाल कहलाते हैं। ये प्राचाल आपको समझ में आना चाहिए, जिस प्रकार से ये प्राचाल है उसी प्रकार से Y प्राचाल है और H प्राचाल है। तो अपन जिस प्रकार से Z प्राचाल की बात कर रहे हैं उसी प्रकार से Y और H के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान है ये। तो ये Z11, Z12, Z21, Z22 ये क्या है, चार टर्मिनल जाल के Z प्राचाल कहलाते हैं। अब हम बात करें सबसे पहले यहां Z11 जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ZI, और इस ZI का मान क्या है, V1/I1, और ये क्या कहलाएगी, V1/I1। अब यहां आ जाना, आप देखना यहां पर V1 क्या है, निवेशी वोल्टता, और I1 क्या है, निवेशी धारा। V1 क्या है, निवेशी वोल्टता, और I1 क्या है, निवेशी धारा। तो वोल्टता और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। तो दोनों ही निवेश की है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, निवेशी प्रतिबाधा। तो ये क्या कहलाएगी, परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। ही क्या, ये निवेशी प्रतिबाधा। V1/I1, Z11 क्या है, परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। इसीलिए मैंने क्या लिखा था, I का मतलब है इनपुट, निवेशी प्रतिबाधा है। जब अब ये कब मिलेगी आपको, क्योंकि चार टर्मिनल जाल है, इसके निर्गम में भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये कब प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 5 से देखना। समीकरण 5 में यदि ये टर्म 0 हो जाए, ये टर्म यदि 0 हो गई है, तो आपके पास V1 Z11I1 आएगा, और Z11 का मान क्या आएगा, V1/I1। इसका मतलब ये टर्म 0 होनी चाहिए, तब ये मान मिलेगा, और ये टर्म 0 में या तो Z12 0 है और या I2 0 है। Z12 कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिपथ की प्रतिबाधा है। तो ये 0 नहीं है, तो फिर क्या 0 है, I2 0 है। और I2 0 होने का अर्थ है, I2 0 तभी होगा जब ये दोनों टर्मिनल, निर्गम टर्मिनल क्या हो, खुले होंगे। तो ध्यान रखना, जब दो टर्मिनल खुले होते हैं तो उनसे प्रवाहित धारा का मान 0 होता है, और यदि ये दोनों लघुपतित होते हैं तो इनके मध्य वोल्टता का मान 0 होता है। तो अपने को कैसी स्थिति चाहिए, I2 का मान 0, और I2 का मान 0 कब होगा, जब I2 बराबर 0 हो। इसका मतलब क्या है, अर्थात निर्गम टर्मिनल खुले हो। दूसरा अपने पास में है Z12 बराबर ZR बराबर है V1/I2। ये देखो, वोल्टता है निवेश की और धारा है निर्गम की। वोल्टता किसकी है, V1 निवेश की, और I2 निर्गम की है। इसका मतलब ये कैसी व्यवस्था है, उत्क्रम व्यवस्था। यदि वोल्टता निर्गम की होती और धारा निवेश की होती तो कहलाएगी अग्र अंतरित। ये कैसी है, उत्क्रम अंतरित। तो आप लिखेंगे परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। क्या है,
प्रतिबाधा। देखो है तो ये क्या है, प्रतिबाधा ही है, क्योंकि वोल्टता और धारा का अनुपात है, और वोल्टता और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। तो ये क्या है, परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। जब ये कब मिलेगी, देखो इसी समीकरण की बात करें, इससे जब ये जिस प्रकार से Z11 के लिए दूसरी टर्म 0 हुई थी, उसी प्रकार से Z12 के लिए पहला टर्म 0 हो जाए तो आपको Z12 का मान क्या मिलेगा, V1/I2। इसका मतलब ये टर्म 0 होनी चाहिए, और ये टर्म 0 होगी तो Z11 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी प्रतिबाधा है। तो फिर 0 क्या होगा, I1 0। और I1 0 होने का मतलब क्या है, जब I1 0 हो, अर्थात ये 0 कब होगा, जब I1 0 होने का अर्थ है कि जब ये दोनों टर्मिनल खुले होंगे तब I1 का मान 0 होगा, अर्थात जब निवेशी टर्मिनल खुले हो। निवेशी टर्मिनल कैसे हो, खुले होंगे तो आपको I1 का मान 0 मिलेगा। इसी प्रकार Z21 बराबर क्या है, ZF है, और इसका मान है आपके पास में V2/I1। अब देखो वो स्थिति आ गई है, ऊपर है निर्गम वोल्टता और नीचे है निवेशी धारा। इसका मतलब है सीधा काम है, ये सीधी स्थिति है, इसको बोलते हैं अग्र अंतरित परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा। क्या ये, प्रतिबाधा। वोल्टता और धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, प्रतिबाधा। तो ये भी अग्र अंतरित प्रतिबाधा है। ये कब मिलेगी आपको, जब समीकरण नंबर 6 में Z21 का मान निकालने के लिए ये टर्म 0 हो जाए तो Z21 बराबर क्या होगा, V2/I1। ये टर्म 0 होगी, इसका मतलब Z22 0 या I2 0। Z22 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, I2 0 है। तो जब I2 बराबर क्या हो, 0 हो, इसका मतलब I2 0 होने का अर्थ क्या है, अर्थात जब निर्गम टर्मिनल खुले होंगे। I2 0 कब होंगे, जब निर्गम टर्मिनल खुले होंगे। और नेक्स्ट है अपने पास Z22, जिसको अपन क्या लिख रहे हैं, ZO बराबर है V2/I2। देखो वोल्टता और धारा का अनुपात प्रतिबाधा है और दोनों ही निर्गम के हैं, इसलिए इसको बोलेंगे निर्गम प्रतिबाधा। परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा जब ये कब मिलेगी आपको, समीकरण नंबर 6 से Z22 का मान निकालना है। इसका मतलब ये टर्म 0 होनी चाहिए, Z21 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब I1 0। इसका मतलब ये जब I1 बराबर 0 हो, अर्थात I1 0 होने का अर्थ आप जानते हैं, निवेशी टर्मिनल खुले हो। तो इस प्रकार से ये 4 टर्मिनल जाल के लिए Z प्राचाल या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल है। देखना इसमें I का मतलब है इनपुट, इसका मतलब निवेशी प्रतिबाधा। R का मतलब है उत्क्रम रिवर्स प्रतिबाधा, ये F का मतलब है फॉरवर्ड अग्र प्रतिबाधा है, और Z का O का मतलब है, ZO का मतलब है आउटपुट निर्गम प्रतिबाधा है। तो इस प्रकार से चारों ही स्थितियों में टर्मिनल कैसे हैं, खुले हैं, और ये खुले टर्मिनल है, इसीलिए इस प्रतिबाधा को, इन प्राचालों को Z प्राचाल या खुले परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 टर्मिनल जाल के लिए Z प्राचाल कहलाता है। नेक्स्ट Y प्राचाल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।